हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पायराजिनामाइड एंड साइक्लोसेरिन, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स हैं और हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री कोर्स कोड BP 601T बी फॉर्म 6 सेमेस्टर के सिलेबस में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम लोग पायराजिनामाइड और साइक्लोसेरिन इन दोनों ही एजेंट्स की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, मेटाबॉलिज्म इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का एजेंट है वो है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड को हम कह सकते हैं कि ये एक सिंथेटिक पायराजिनोइक एसिड डेरिवेटिव है, या हम कह सकते हैं पैराजिनोइक एसिड एमाइड डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पर एसिड से एमाइड ग्रुप में कन्वर्जन होगा। एक और खास बात है कि जो हमारा पायराजिनामाइड है, जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो बैक्टीरियल एंजाइम्स के द्वारा इसका मेटाबॉलिज्म होता है और ये फिर से पैराजिनोइक एसिड में ही कन्वर्ट होता है, जो कि आगे भी हम लोग देखेंगे। हम सिंपली कहें, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक पायराजीन रिंग देखने को मिलती है। पायराजीन रिंग क्या होती है? एक 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम होता है, जहाँ पर 6 मेंबर की एक रिंग सिस्टम है, जिसपे 2 पोजीशंस पर, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 4 पे कार्बन्स को हटा करके नाइट्रोजन एटम्स लगाए जाते हैं, जैसा कि ये आपके सामने दिखाई दे रही है। ये जो रिंग सिस्टम आपको दिख रही है 6 मेंबर, लगभग बेंजीन जैसी ही रिंग है, लेकिन पहले नंबर पे और फोर्थ पोजीशन पे, इन दोनों जगहों पे कार्बन को रिप्लेस किया है किसने? नाइट्रोजन ने। अगर इस तरीके का कोई रिंग सिस्टम, उसी को हम क्या बोलते हैं? पायराजीन। अब इस पायराजीन रिंग के ऊपर अगर दूसरे पोजीशन पर COOH ग्रुप लगाओ, यानी कि एसिड ग्रुप लगाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? 2 पैराजिनोइक एसिड। और इसी 2 पैराजिनोइक एसिड का डेरिवेटिव, एमाइड डेरिवेटिव ही है हमारा पायराजिनामाइड। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो OH ग्रुप लगा हुआ है, इस OH ग्रुप को NH2 ग्रुप से हमें क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना है। अगर OH ग्रुप को रिप्लेस किया जाए, सब्स्टिट्यूट किया जाए NH2 ग्रुप से, तो जो चीज़ बनेगी पोजीशन नंबर 2 पे, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर एमाइड ग्रुप देखने को मिलेगा पोजीशन नंबर 2 पे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसीलिए हम इसे पैराजीन कार्बोक्सामाइड बोल सकते हैं। और जो पैराजीन रिंग के दूसरे नंबर पर एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, यही जो स्ट्रक्चर बन करके आ रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पायराजिनामाइड। ठीक है, तो एमाइड है क्योंकि पैराजीन ऊपर, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पायराजिनामाइड। नाउ IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि दूसरे पोजीशन पर लगा हुआ है, तो 2 पैराजीन कार्बोक्सामाइड इसको बोल सकते हैं, या फिर दूसरे नंबर पे लगा हुआ है तो इसे हम लोग पैराजीन 2 को बीच में डाल देते हैं, 2 कार्बोक्सामाइड भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो पैराजिनामाइड एक प्रोड्रग है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि जब ये हमारे शरीर के अंदर जाएगी और बैक्टीरियल एंजाइम से जुड़ेगी, खास करके जैसे कि पैराजिनामाइडेज एंजाइम से, तो ये पैराजीन रिंग में जो एमाइड ग्रुप है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू OH, फिर से ये जो NH2 ग्रुप है, और ये एमाइड से वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि 2 पैराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसे हम लोग प्रोड्रग कह सकते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है, उसकी जो ग्रोथ है, उसको रोकने के काम में आता है। सिंपली ये किस प्रकार से एक्ट करता होगा, तो आइए समझते हैं कि जो ग्रैनुलोमा होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, ये है क्या? ट्यूबरकुलोसिस जैसी प्रॉब्लम में क्या होता है कि कई सारी सेल्स का एक क्लस्टर सा बन जाता है, जिसे हम लोग ग्रैनुलोमा बोलते हैं। उसके अंदर हमारा पायराजिनामाइड डिफ्यूज़ करता है, जहाँ पर जो ट्यूबरकुलोसिस एंजाइम है पैराजिनामाइडेज, ये एंजाइम पैराजिनामाइड को एक्टिव फॉर्म पैराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट करता है, या इसको मेटाबोलाइज कर देता है। इसके बाद अंडर एसिडिक कंडीशन, जो pH 5 से 6 के बीच में, ये हमारा पैराजिनोइक एसिड अपने प्रोटोनेटेड कंजुगेटेड एसिड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, और इस कंजुगेटेड एसिड फॉर्म में, या प्रोटोनेटेड कंजुगेटेड एसिड फॉर्म में, ये डिफ्यूज़ करना शुरू करता है, या अंदर जाना शुरू कर देता है जो भी हमारे बैक्टीरियल सेल हैं उसके अंदर, और वहाँ जा कर के क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है, वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। इस एक्यूमुलेशन ऑफ पैराजिनोइक एसिड की वजह से जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो गड़बड़ हो जाता है। उसका जो एनर्जी प्रोडक्शन का है, वो उसमें भी इंटरफेयर करती है ये एसिड, और इस वजह से ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम था, या जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रेगुलेट करने का काम था, वो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियाज, उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन पैराजिनोइक एसिड एक्यूमुलेट होकर के उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से एसिडिक साइट ऑफ इन्फेक्शन पे हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल में पड़ जाता है, और इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करता है और उनकी ग्रोथ को रोकने के काम में आता है।
अब बात करते हैं यूजेस की, तो पैराजिनामाइड हम सभी को मालूम है कि ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और जनरली इसका जो यूज़ है वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के काम में आता है। ये एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन है या एजेंट है और ये काफ़ी सारी अदर एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स लाइक आइसोनियाजिड या रिफेम्पिसिन इत्यादि के साथ में दिया जाता है। अकेले इसको जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते, कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये एक पोटेंट एंटी यूरिकोसुरिक ड्रग भी है। जब आपके यूरिन से यूरिक एसिड को कम डिस्चार्ज करवाना हो तो हम लोग एंटी यूरिकोसुरिक ड्रग देते हैं। और यूरिकोसुरिक ड्रग वो होती है जब यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालना हो, यानी यूरिक एसिड का सीरम में लेवल को इंक्रीज करने के लिए जिन ड्रग्स को दिया जाता है उसे एंटी यूरिकोसुरिक ड्रग कहते हैं। तो पैराजिनामाइड ऐसे भी एक्ट करती है। साथ ही साथ ये उन पेशेंट्स को जनरली दिया जाता है जो कि अदर ड्रग्स के प्रति रेसिस्टेंट हो चुके हैं, टीबी में या ट्यूबरकुलोसिस के केस में, उन पेशेंट पे ये ड्रग जो है अच्छे तरीके से काम करती है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, तो हमने पहले भी कहा कि ये डिफरेंट मेटाबॉलिक रूट से होकर के गुजरती है और इसका हाइड्रोलिसिस होता है, खास करके हिपैटिक माइक्रोसोमल जो हमारे पायराजिनामाइडेज एंजाइम है उसकी वजह से पैराजोनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। जिस पैराजोनोइक एसिड को आगे चल करके ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीडाइज करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है 5 हाइड्रोक्सी पैराजिनोइक एसिड में। आइए इसको हम लोग देख भी लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, पैराजिनामाइड है और इस पैराजिनामाइड में पहले तो हमारा एंजाइम नंबर 1 आता है, दैट इज़ पैराजिनामाइडेज एंजाइम, जो कि इस एमाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है वापस से एसिड ग्रुप में यानी पैराजोनोइक एसिड में। नाउ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इसका ऑक्सीडेशन कॉज करता है और इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रोडक्शन करता है, जिससे हम लोग 5 हाइड्रोक्सी, 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया तो इसे 5 हाइड्रोक्सी पैराजोनोइक एसिड बोलते हैं। और ये दोनों ही इसके मेटाबोलाइज्ड फॉर्म हैं और ये जो बाद वाला बन रहा है दैट इज़ 5 हाइड्रोक्सी पैराजोनोइक एसिड, ये जनरली यूरिन में फ्री फॉर्म में या फिर ग्लाइसिन के साथ कंजुगेट करके डिस्चार्ज हो जाता है या आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। अब हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे एजेंट की, दैट इज साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन एक एनालॉग होता है एक अमीनो एसिड दैट इज डी एनालिन का। डी एनालिन अमीनो एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन की सिंथेसिस में, बैक्टीरियल सेल वॉल की जो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसको बनाने में। तो उसके जैसा ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि जो एनालिन होती है वो एक सीधी चेन स्ट्रक्चर है एक अमीनो एसिड का, लेकिन यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर तो हमें देखने को मिल रहा है लेकिन रिजेंबलेंस हमको बिल्कुल मिलती है और इसीलिए वो डी एनालिन की जगह पर खुद ऐड हो करके साइक्लोसेरिन जो है वो अपना एक्शन शो कर पाती है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ग्लाइसिनर्जिक एक्टिविटीज़ भी शो करती है। साइक्लोसेरिन की अगर बात करें तो ये एक 4 अमीनो 1,2 ऑक्सा जोलिडीन 3 ओन डेरिवेटिव के रूप में या इस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है और ये अमीनो ग्रुप जो है वो 4th पोजीशन पर जो लगा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर एक कायरल कार्बन की उत्पत्ति होती है, कायरल सेंटर की उत्पत्ति होती है और 2 तरीके के स्टीरियो आइसोमरिज्म यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। जो आर कन्फिग्रेशन वाली साइक्लोसेरिन है वो एस कन्फिग्रेशन वाली साइक्लोसेरिन से काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव होती है और जब आर कन्फिग्रेशन में अमीनो ग्रुप लगा हो तो ही वो डी एनालिन का एनालॉग के रूप में काम कर पाएगा। आइए स्ट्रक्चर को और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ऑक्साजोलिडीन डेरिवेटिव है ये हम कह सकते हैं, ऑक्साजोलिडीन एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम होती है जहाँ पर नाम से पता चल रहा है ऑक्साजोलिडीन मतलब ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, एजो मतलब नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम के अंदर, जहाँ पे पहले पोजीशन पे ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पे हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है। 5 मेंबर ये रिंग सिस्टम है जिसके हमारे जो 3rd पोजीशन है इसके हाइड्रोजन्स को हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है और 4th पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको भी हमको रिप्लेस करना है। तो जब 3rd पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, सॉरी, उन दोनों हाइड्रोजन्स को हटा करके यानी ऑक्सीडेशन करके यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ा जाता है, दैट इज ऑक्सो ग्रुप या 3 ओन भी से बोल रहे हैं हम लोग। और जो हमारा 4th पोजीशन पर हाइड्रोजन है वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप जोड़ा जा रहा है बिलो द प्लेन।
इसीलिए इसे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अब कायरलिटी आ रही है। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक NH2 ग्रुप है और एक ये ग्रुप लगा, एक इधर लगा हुआ है। तो ये अब एक कायरल कार्बन के रूप में या कायरल सेंटर के रूप में जनरेट हो रहा है। ये एक 1,2 ऑक्साजोलिडीन डेरिवेटिव है, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन लगे हुए हैं, इसीलिए 1,2 ऑक्साजोलिडीन इसको हम बोल रहे हैं। और 1,2 ऑक्साजोलिडीन के 3 पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप और 4th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगाने की वजह से इसे हम लोग 4 अमीनो 1,2 ऑक्साजोलिडीन 3 ओन भी बोलते हैं, और यही इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर में इस पोजीशन पर जो कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो रहा है दैट इज R कॉन्फ़िगरेशन में है, क्योंकि ये इसीलिए इसे हम लोग R 4 अमीनो 1,2 ऑक्साजोलिडीन 3 ओन इसका IUPAC नेम में लिखते हैं। कुछ जगहों पर इसे सिंपली 4 अमीनो 1,2 ऑक्साजोलिडीन 3 ओन भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं साइक्लोसेरीन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो पहले तो ये बता दें कि ये एक एंटीबायोटिक है जो कि स्ट्रेप्टोमाइटिस जो सीरीज़ के हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वहाँ से जनरेट की जाती है। खास करके स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेफाइलस और स्ट्रेप्टोमाइरस ऑर्चिडियस, इन दोनों से हमें साइक्लोसेरीन जो है वो प्राप्त होती है। साइक्लोसेरीन मैंने पहले कहा कि एक डी एलेलीन का डेरिवेटिव है। अब देखिए होता क्या है, जब बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस हो रही होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो जो डी एलेलीन है वो आता है फ्रॉम एल एनेलीन। एल एनेलीन से डी एनेलीन में कन्वर्जन होता है और इसका कन्वर्जन जो है एल एनेलीन रेसिमेज एंजाइम जो है वो करता है। दूसरा एक और एंजाइम है दैट इज डी एलेलीन लाइगेज एंजाइम, जो कि डी एलेलीन को पेंटापेप्टाइड के साथ इनकॉर्पोरेट करता है और पेप्टिडोग्लाइकान का फॉर्मेशन करता है। ये पेप्टिडोग्लाइकान जो है वो काफ़ी ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अब ये तो हो गई नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन क्योंकि हमारी जो साइक्लोसेरीन है वो डी एलेलीन की एक एनालॉग है, इसीलिए वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कॉज करती है एल एनेलीन रेसिमेज और डी एलेलीन एलेनीन लाइगेज। यानी ये दो एंजाइम्स जो कि डी एलेलीन के सिंथेसिस और उसके जुड़ाव के लिए काम कर रहे थे, उसके इनकॉर्पोरेशन के लिए वर्क कर रहे थे, उनकी जगह पर हमारी ड्रग यानी डी एलेलीन की जगह पर कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन करते हुए हमारी ड्रग खुद अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पेप्टिडोग्लाइकान की सिंथेसिस है, जो फॉर्मेशन है उसका, या फिर आप कह सकते हैं डी एलेलीन का जो रेसिड्यूज का इनहिबिशन है वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डी एलेलीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं होते हैं, ज्वाइन टुगेदर नहीं होते हैं। अगर पहले से बने हो तो वो ज्वाइन नहीं हो पाते हैं और पेप्टिडोग्लाइकान का फॉर्मेशन नहीं होता, सेल वॉल की सिंथेसिस, बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाती और उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस तरीके से ये इफेक्टिवली लीड करता है इनहिबिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान सिंथेसिस को और डायरेक्टली आगे चल करके सेल वॉल सिंथेसिस को भी रोक देता है। तो कैसे काम करेगा फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये डी एलेलीन का एनालॉग है, इसीलिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन करता है फॉर द एल एनेलीन रेसिमेज एंजाइम और डी एलेलीन लाइगेज एंजाइम के साथ। लाइगेज मतलब जोड़ने का काम करने के लिए, रेसिमेज यानी कि एल एनेलीन को डी एलेलीन में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम। ठीक है, तो इन दोनों को वो इनहिबिट करता है, उन दोनों का इनहिबिशन कॉज करता है इन दोनों एंजाइम्स का, जिसकी वजह से पेप्टिडोग्लाइकान का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और इस तरीके से अपना एक्शन शो करता है। यूजेस की बात करें तो साइक्लोसेरीन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और एक सेकेंड लाइन ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, यानी उन ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स को इनको दिया जाता है जिनके ऊपर फर्स्ट लाइन ड्रग्स या अदर ड्रग्स जो है वो काम नहीं कर रही होती हैं। इसके साथ ही साथ इसको तभी हम लोग यूज़ करेंगे, जनरली यूज़ नहीं करते, इसको तभी यूज़ करेंगे जब फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो हैं वो यूज़ नहीं की जा पा रही हैं क्योंकि पेशेंट उनके प्रति रेसिस्टेंट हो चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके मेटाबॉलिज्म की, तो आज तक डेट तक ये नहीं क्लियर है कि इसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है और तो इसीलिए इस किसी बुक में मुझे मिला नहीं और हर जगह ये लिखा हुआ है कि नॉट मच एस्टेब्लिश एट, तो इसीलिए हमने भी यहाँ लिख दिया। इसकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादातर पता नहीं है, कुछ थ्योरीज अभी आई हैं लेकिन वो आपके लेवल की नहीं है, उस पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साइक्लोसेरीन है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इतना याद रखना है कि डी एलेलीन का स्ट्रक्चरल एनालॉग है और इस तरीके से वो अपना एक्शन जो है वो शो करता है। तो ये हो गई आज के हमारे दोनों टॉपिक, जो कि दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं पायराजिनामाइड और साइक्लोसेरीन, उनके बारे में बी फॉर्म 6th सेमेस्टर 3rd ईयर में जितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए वो सभी मैंने बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है, आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको
डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आगे चल करके मैं इसे अपने ऐप पे भी अपलोड कर दूंगा। वो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।